ईरान रेडियो पॉडकास्ट में ये बहुत ख़ास लम्हा है कि आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं बहुत ख़ास मेहमान के उन्वान से और बड़ी दिलचस्प शख्सियत के तौर पर। मैंने जितना आपके बारे में आपके फ़ेसबुक टाइमलाइन से मालूमात निकाली, तो मुझे बड़ा दिलचस्प ये लगा कि अगर कोई बंदा उस टाइमलाइन पे एक बार आ जाए तो वो बोर नहीं होगा। उसको नीचे तक जहाँ तक वो देखता जाएगा, उसकी दिलचस्पी का कोई नया कुछ ना कुछ नया आइटम वहाँ पे नज़र आएगा। एक बात बताइए कि अब इस वक्त चूँकि आपका पूरा मैंने जो देखा, जो तस्वीरें हैं, वीडियोज़ जो आपने रखी हैं ईरान की, उसमें बड़ी खूबसूरत आप अक्कासी कर रहे हैं और इतने ज़्यादा मौज़ूआत आपने कवर किए हैं कि मैंने तो पॉइंट्स नोट किए हैं कि आपको कई एक के बारे में आपसे मैं बात करूँगा। हम सबसे पहले मौसम से शुरू करते हैं। शुरुआत अगर आप इत्तेफाक रखते हैं इससे, यानी मुत्तफ़िक़ हैं, सही है, तो मौसम के बारे में बताएं। चूँकि ये ईरान में बाहर का मौसम है, आपको कैसा लगा मौसम यहाँ का? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, मुझे दावत दी। अगर मौसम की बात की जाए ईरान की, तो ईरान का मौसम लास्ट टाइम मैं आया था सर्दियों में, फरवरी का गालबन महीना था, काफ़ी ठंड थी। अभी जब मैं आया हूँ तो मुझे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी अच्छी भली, तो मैं अपने साथ, क्योंकि मैंने शुमाल भी जाना था, कोई जैकेट कोई ऐसी चीज़ भी नहीं लाया था। जब तेहरान आया तो तेहरान का मौसम काफ़ी बेहतर, मतलब कोई गर्मी मुझे यहाँ पे फ़ील नहीं हुई। मुतदिल। उसके बाद जब यहाँ से हम कुम गए, हालबन कुम का ये तासुर दिया जाता है, कुम में गर्मी होती है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है रेतला, तो वहाँ भी 2 दिन मुसलसल बारिश होती रही है, तो वहाँ भी हमें बहुत ठंडा, मतलब बेहतरीन मौसम मिला। इसी तरह मशहद तो वैसे ही ठंडा होता है, लेकिन वहाँ भी बारिश ही होती रही है। और जब शुमाल गए तो कुदरती तौर पे शुमाल में ही मुझे बारिश ही मिली है, तो मतलब मेरा सारा सफ़र जो था, बेहतरीन मौसम, मुतदल मौसम, और बाहर की तो अपनी खूबसूरती है ईरान की, तो काफ़ी बेहतर मौसम भी मिला। ख़ास तौर पर शुमाल की साइड पे जो मुझे ग्रीनरी और मौसम मिला, वो बहुत बेहतरीन था। शुमाल में एक चीज़ ऐसा नज़र आ रहा है, एक कहीं आप पहाड़ की बुलंदी पे कभी नज़र आते हैं, कभी पहाड़ के दामन में नज़र आते हैं खड़े हुए, कभी किसी सब्ज़ज़ार के अंदर नज़र आते हैं, कभी साहिल पे नज़र आते हैं। बहुत बहुत मुतनव्वे है, बहुत ही अलग अलग। कैसे, क्या फीलिंग रही है? बिल्कुल। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो अनफॉर्चुनेटली शुमाल की साइड पे विज़िट नहीं कर सका, तो इस बार मेरी विश लिस्ट में था कि ईरान का शुमाल देखना है। अमूमन जिस तरह पाकिस्तान का शुमाल है, एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो मेरे जहन में बिल्कुल था कि इसी तरह इनकी भी होगी। लेकिन जो मुझे नई चीज़ नज़र आई एक ईरान के शुमाल में, वो सबसे जो अमेजिंग चीज़ थी कि वहाँ पे समंदर भी है। हमारे शुमाल में जी तो जी पहाड़ जी हैं, जी। समंदर नहीं। यहाँ पे जो सबसे अट्रैक्शन है मेन, कि आपका समंदर भी है। यहाँ से तेहरान से आप शुरू करें तो पहले खुश्क पहाड़ शुरू होते हैं, उसके बाद सरसब्ज़ पहाड़। जिस तरह पाकिस्तान में हमारा गलियात या कश्मीर चले जाएँ तो पहाड़ बुलंद सरसब्ज़ और बादल नीचे आए होते हैं, तो बड़ा एक खूबसूरत मंज़र था। उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डेफ़िनेटली बड़ा बेहतरीन सड़कें और टनल्स बनाई हुई हैं, पसंद आई मुझे। फिर इसी तरह जब शहर में उतरे, जब आप चालूस पहुंच जाते हैं, तो वहाँ का एक एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ समंदर और ग्रीनरी, सरसब्ज़ पहाड़, तो एक बड़ा अच्छा नया एक्सपीरियंस था एज़ कम्पेयर टू कि आपको मल्टीपल चीज़ें एक साइड पे, डाइवर्स लैंडस्केप एक जगह पे नज़र आता है। और साथ बल्कि मैंने ये भी पूछा कि सर्दियों में, तो उन्होंने कहा सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। तो मैंने कहा जी। तो बड़ा बेहतरीन कम्बिनेशन बनेगा कि एक साइड पे समंदर और एक साइड पे बर्फ़बारी, तो वाकई बहुत ज़्यादा डाइवर्स लैंडस्केप है शुमाल का ईरान के। थोड़े से सफ़र के साथ आपका मौसम काफ़ी बदल जाता है। जैसे आप बिल्कुल, ऊंचाई पे अगर हैं, बिल्कुल, ऊँचाई में। कुछ और मौसम है, जैसे ही आप साहिल के करीब जाएंगे मौसम में थोड़ा सा बिल्कुल, तब्दीली थोड़ी-सी आपको आ तब्दीली, जाएगी। क्योंकि जब हम ऊपर पहाड़ों पे थे, ये चालूस के जो स्टार्टिंग में पहाड़ हैं, यहाँ पे बादल बिल्कुल नीचे आए हुए थे, ठंड थी। जब नीचे उतरे थोड़ा-सा मुतदल, डेफ़िनेटली साहिल के पास, लेकिन मतलब मुझे इतनी गर्मी फ़ील नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू जो बाकी साहिल होते हैं, क्योंकि साथ पहाड़ी इलाका, ठंडी जगह भी है, बर्फ़बारी भी वहाँ होती है सर्दियों में। तो मतलब इतनी गर्मी मुझे फ़ील नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू अगर किसी और साहिल पे चले जाएँ, तो जिस तरह अरब ममालिक की साइड पे चले जाएँ, इवन हमारा बलूचिस्तान की जो बेल्ट है, वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी होती है इन दिनों में, लेकिन इस साइड पे इतनी गर्मी नहीं थी। एक चीज़ हमें बड़ा अच्छा लगा आपको देख, आपने एंजॉय किया है खूब, बहुत अच्छी तरह से उन तमाम मनाजिर को। कहीं आप हमें चाय की चुस्कियाँ लेते नज़र आए, कभी आप हमने देखा कि आप वो हुक्का शीशा।
शीशा जी जी हुक्का भी बोलते हैं हमारी साइड पे उसको। जी 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 बिल्कुल, एक अच्छा एक्सपीरियंस था वो। बस साथ कुछ ईरानी दोस्त भी थे, पाकिस्तानी दोस्त भी थे, समंदर के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं नॉर्मली स्मोकिंग ये नहीं करता, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस था। उसने कहा ये यहाँ स्मोकिंग पे वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है हाँ, भी नहीं। अच्छी चीज़ है भी नहीं सेहत के लिए। तो वैसे ही बस वो समंदर के किनारे बैठे, तो मैं क्या वीडियो बनाई जाए लोगों को, क्योंकि लोग शौकीन भी है डेफिनेटली, लोग ये वो करते हैं, शीशा पीते हैं। तो मैंने कहा चले ये एक्सपीरियंस भी लोगों से शेयर करते हैं कि समंदर के किनारे आपको ये सहूलत भी दस्तयाब है। एक चीज़ बड़ी यानी हर जगह बहुत बहुत पीसफुल जो आपने दिखाया है, जहाँ जहाँ आपने नरेट भी किया है, ये माहौल बहुत पीसफुल वो नज़र भी आ रहा है और आप बोल भी रहे हैं कि यहाँ बहुत सुकून के लम्हात गुजारे जा सकते हैं। और लोग आके यानी अगर सुकून के लम्हात, छुट्टियों का वक्त अगर गुजारना चाहें तो बड़ा अच्छा गुजार सकते हैं। जी बिल्कुल। एक तो नॉर्मली भी ये सारा रूट ईरान में, मतलब आप ट्रैवल करें, आप पीसफुली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा इशू नहीं है। और अगर शुमाल की साइड पे चले जाएं तो वहाँ एक तो नेचुरली तौर पे इंसान को जो सुकून मिलता है। अगर आप ऊपर पहाड़ की साइड पे चले जाएं, हमने जिस तरह रामसर में ऊपर पहाड़ पे अपना एक हट लिया हुआ था, तो सुबह वो परिंदों की एक आवाज़ें बड़ी जो है ना बड़ा मतलब एक मज़ा आता है इंसान को। अगर आप समंदर के किनारे चले जाएं, फैमिलीज बैठी हुई थी, अपना एंजॉय कर रही थी, अपना एक पीसफुल माहौल में, मतलब कोई उनको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। तो एक शुमाल की साइड पे यह है कि आप फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं उन लम्हात को, जो आपको कुदरती मनाजिर हैं, साहिल समंदर हो गया, पहाड़ हो गया, या नेचर एंजॉय करना चाहते हैं तो हर किस्म का माहौल है, आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये फैमिली वाली आपने बड़ी अच्छी बात की। फैमिली यहाँ पर तमाम जो तफरीही मकामात हैं, फैमिली वहाँ नंबर 1 है। बिल्कुल, यानी फैमिली का जो उसके जो इंतज़ामात हैं वो फैमिली को मद्देनज़र रख के किए गए हैं कि फैमिली आके यहाँ बैठ सकती है, अपने अगर चाहें तो ख़ुद खाने तैयार कर सकते हैं। छोटे यहाँ पर है भी रिवाज भी, लोग लेके जाते हैं अपना खाना खुद तैयार करके वहीं काफ़ी हमने एक्सपीरियंस किया। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो ये पहाड़ी जब इलाका शुरू हुआ चालूस के पास, तो काफ़ी फैमिलीज़ को मैंने देखा दरिया के पास, उन्होंने अपना दरियाँ बिछाई हुई थी, कुछ सो रहे थे, कुछ खाना बना रहे थे, कुछ फैमिली इंजॉयज़ कर रही, तस्वीरें बना रही थी, चाय बना रहे थे अपने लिए। तो काफ़ी मतलब ये ईरान में मैंने देखा है कि लोग इस तरह काफ़ी सियाती मकामात पर, पार्क्स पर फैमिलीज़ के साथ बैठ के इंजॉय करते हैं। मनाजिर पे बहुत सारी बातें, एक कुछ चीज़ें कुछ जगहों पर हमें नज़र आए, किसी सांप के बारे में बात कर रहे हैं। अलबत्ता शुमाल के जो सांप हैं वो जहरीले नहीं हैं। अच्छा। एक कुछ क्या आपने मैं खास तस्वीरें भी डाली हुई हैं, किसी बंदे ने पकड़ा हुआ, वो बिल्कुल बड़ा अजीब था। समंदर के पास गए हुए थे, तो हमारा ईरानी दोस्त है, वैसे तो कल घर में काकरोच नजर आया तो काकरोच से ही भाग रहा था, लेकिन वो सांप उसने पकड़ लिया, बड़ी हिम्मत की। तो हम समझे पहले प्लास्टिक का कहीं से लेके आया हुआ है, तो देखा तो वाकई सांप था। खैर हमने उसकी वीडियो बनाई, मुझे कुछ रेप्टाइल्स के बारे में इतना नहीं पता। फिर वो मैंने फेसबुक पे जो वीडियो लगाई तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये जहरीला है, लेकिन वो कुछ एक दो एक्सपर्ट थे, उन्होंने लिखा कि नहीं ये जहरीला बिल्कुल भी नहीं है, ये पानी में रहता है और छोटी मछलियाँ खाता है। तो वो एक देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट, जब समंदर के पास आप होते हैं तो आपको रेप्टाइल्स और बल्कि कुछ वहाँ पे कछुए मुझे नज़र आए। मैं वाइल्ड लाइफ का भी बड़ा शौकीन हूँ फोटोग्राफी का, तो उनकी मैंने तस्वीर बनाई जो इंशाल्लाह वापस जाके अपलोड करूँगा। तो आपको समुद्री हयात डेफिनेटली वहाँ पे मिलती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने उसको ज़िंदा छोड़ा, मारा नहीं, वापस पानी में छोड़ दिया। और रिकमेंड भी किसी को नहीं करेंगे कि आप मतलब ट्राई ना करें भाई, क्योंकि नहीं पता कि वेनमस है या नहीं। हाँ डेफिनेटली देखें, समुद्री हयात ऐसी होती हैं बाज़ के बहुत जहरीली होती हैं, किसी चीज़ को इस तरह टच नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप वाइल्ड लाइफ और रेप्टाइल्स के बारे में जानते हैं तो फिर बेशक आप एक्सपीरियंस करें रिसर्च के लिए, मतलब इस तरह हाथ नहीं लगाना चाहिए। डेफिनेटली हल्का सा भी काट ले तो कुछ पता नहीं चलता कि वो वेनमस है कि नहीं। आपने सड़कों वगैरह की बात की इशारा किया, उसमें आपने दिखाया भी है। यानी एक मैंने देखा आपने जो उसकी मूवी बनाई है, सड़क यूँ लहरदार सड़क लहरें खाती हुई जा रही है। सड़कों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी बेहतर। जो मैं पहले भी विज़िट किया था ईरान में, जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी सिटी चले जाएं मोटरवेज, और ख़ास तौर पर जब शुमाल की जानिब आप जाएं तो तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा तो उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं। तो ये डेवलपमेंट देख के बड़ी हैरानगी होती है कि वो मुल्क जिस पे तकरीबन पिछले 40-45 साल से पाबंदियाँ हैं, और उस पाबंदियों के बावजूद उन्होंने इतनी तरक्की की और अपनी आवाम के लिए सहूलतें बनाई हैं। देखें आप यहाँ से ट्रैवल करें, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि, और एक तो नेचर ब्यूटी है साथ, और जब सड़क भी खूबसूरत हो तो सफ़र का मज़ा और दोबाला हो जाता है। तो काफ़ी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है शुमाल की जानिब भी, और दूसरा ओवरऑल ईरान में भी सड़कों का बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक जगह आप शॉपिंग मॉल जैसी, बल्कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स जैसा है,
आप वहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं और आप नाम लेते हैं स्विट्ज़रलैंड का कि मैं स्विट्ज़रलैंड का नाम लूँगा, जानबूझ के ईरान का नाम नहीं लूँगा। वो उसके बारे में बताओ, बड़ी दिलचस्प बात है। वो बस कुछ लोग ज़ाहिर बात है फेसबुक पे ट्रोलिंग करते रहते नीचे, तो मैंने कहा यार लोगों के साथ मैं थोड़ा ट्रोल करूं कि मैं यहाँ पे हूँ। तो बाकी कुछ लोगों ने पूरी वीडियो देखी नहीं, तो कह रहे थे कि भाई आप तो ईरान में थे स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था कि इस टाइम वाकई ईरान में या स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि कुछ जगह इतनी खूबसूरत हैं कि क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ, स्विट्ज़रलैंड गया तो नहीं लेकिन वीडियोस देखता रहता हूँ। तो उसमें जब मैंने देखा कि यार ये जगह नीचे समंदर है, इतनी खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ वो बने हुए हैं कॉफ़ी के लिए, तो अगर मैं ईरान ना लिखे तो डेफिनेटली किसी ने बिलीव नहीं करना था कि ईरान में आप कुछ भी उसके साथ लिख दें कोई उसको समझ नहीं पाएगा कि ये ईरान है। हम यूरोप जाते हैं, बाकी मुल्कों जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, हमारा हमसाया मुल्क है हमारे साथ बिल्कुल, उसमें माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती है कि अगर हम उसको एक्सप्लोर करें तो किसी भी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं है। तो मकसद यही है ट्रैवलिंग का, और बीइंग अ आर्टिस्ट के पाकिस्तान को मैं यहाँ आया हूँ, एग्जीबिशन थी, पाकिस्तान को प्रमोट किया और साथ इस ईरान को प्रमोट करूँ कि आप आएँ देखें हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, कितना खूबसूरत है और यहाँ पे क्या क्या जो हैं नेचुरल लैंडस्केप्स हैं और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। तो ये मकसद है बेसिकली। आपने बाई रोड भी सफ़र किया और हमने ये भी देखा आपकी टाइम लाइन में, हम आपकी वो सारी चीज़ें देखा हैं, लिहाजा ट्रेन का सफ़र भी आपने दिखाया। ट्रेन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अनफॉर्चुनेटली पिछली बार बड़ा ट्राई किया, ट्रेन नहीं मिल पाई, तो इस बार हमने फिर कुछ दोस्त थे ईरानी, उनके थ्रू हमने बड़ी कोशिश की, हमें 5 स्टार ट्रेन मिल गई। नाम याद है क्या था? जी बिल्कुल, उसका था कौसर। नाम तो बड़े दिलचस्प हैं। सारों के याद किए, फिदक है, कौसर है, वापसी में बोन रेल में आए थे, तो एक नई भी कोई आई है गालबन, उसका भी मुझे नाम नहीं पता, कोई नई भी 5 स्टार लॉन्च हुई है। ट्रेनें आ तो रही हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा बड़ा, मतलब जिस तरह आप कोई बिजनेस क्लास एयरलाइन में बैठे हों, मतलब हमें जो 14-15 घंटे का सफ़र था, मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे मेरे दोस्त, तो उनको मैंने बताया कि यार ये कोई 25-30 घंटे का सफ़र होना चाहिए था, 15 घंटे में जो है ना मज़ा इतना नहीं आया, मज़ीद लंबा होना चाहिए था। तो इसी तरह फिर हम जब ईरान मेट्रो में बैठे जो अंडरग्राउंड है, और मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये अंडरग्राउंड भी, मैं तो समझे जो रोड के ऊपर चल रही है ये मेट्रो है। तो जब हम रईसी साहब के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे तो अंडरग्राउंड मेट्रो में गए, तो वो मुझे बड़ा मतलब एक प्राउड फील हुआ कि यार इन्होंने ज़मीन के अंदर, और वो भी तकरीबन 200 किलोमीटर से ज़्यादा काफ़ी बड़ा नेटवर्क बिछाया हुआ है, तो बड़ा मुझे प्राउड कि यार ये माशाल्लाह से इतनी तरक्की की हुई इन्होंने। अब तेहरान के बाद दूसरे शहरों में भी तेहरान में तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, उन्होंने काफ़ी कवर कर लिया पूरे शहर को, और दूसरे शहरों में भी ये इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ये बड़ा अच्छा है, मतलब अर्बन ट्रांसपोर्ट इस तरह, जो बाहर जिस तरह तेहरान में काफ़ी रश होता है, तो रश आवर में ये कि लोग ये सर्विसेज यूज़ करके काफ़ी अपना टाइम सेव कर सकते हैं। दूसरा बाकी डेवलपमेंट के हवाले से लोगों को एक सहूलत दी हुई है, काफ़ी बेहतरीन सहूलत है, जो आपको यूरोपीय ममालिक में भी गालबन कुछ यूरोपीय ममालिक भी ऐसे हैं जिनमें ये सहूलत नहीं है, जिन्होंने गालबन 25 साल पहले 99 में मैंने थोड़ा सा मेट्रो का टिकट भी खरीदा, या उस दिन फ्री था, वैसे टिकट खरीद लिया था। अच्छा, वो भी बड़ा सस्ता। कीमत याद है? कीमत 18 रुपए थी गालबन। अच्छा। वो ईरानी करेंसी थोड़ी मुझे कंफ्यूजिंग लगती है, दोस्त साथ पाकिस्तानी करेंसी उसमें मैंने वैसे पूछा कितने का, कहता है 18 से 20 रुपए का, लेकिन उस दिन फ्री थी क्योंकि वो सारे लोग जा रहे थे और रश इतना ज़्यादा था कि उसमें मतलब खड़े होने की जगह भी नहीं थी। ऐसे बहुत से मौके आते हैं, जैसे ईद का दिन जब होता है, ईद उल फितर का दिन होता है, तो ट्रेन फ्री हो जाती है तमाम, यानी वो पब्लिक इंटरेस्ट के इस तरह का कोई भी ओकेजन होता है तो उस पर फ्री कर देते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है, आप एक जगह पेट्रोल भर रहे हैं, आपकी गाड़ी में भरा जा रहा है और आपने वो उसकी छोटी सी मूवी बनाई हुई है और उस पर कीमत वगैरह लिखी हुई है। बिल्कुल, असल में आपके लिए दिलचस्प था मेरे ख्याल से। दिलचस्प इसलिए कि हमारे यहाँ पेट्रोल बड़ा महंगा है, इंटरनेशनली भी अगर देख लें, जो अरब ममालिक है, ईरान, क्योंकि पेट्रोल इनके पास बहुत ज़्यादा है, तो अगर किसी को हम बताएं कि 7 रुपये या 15, क्योंकि गालबन यहाँ पे 15 रुपये नॉर्मल लीटर है, दो रेट है, एक राशनिंग की हुई है, अगर उस हद तक है तो बहुत ही सस्ता है, 300 लीटर से कम जो है मेरे ख्याल में सस्ता है। ऐसे अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए जो गाड़ियाँ हैं तो उसके लिए 60 लीटर आप महीने में यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो वो थोड़ी सी महंगी, लेकिन वो भी बहुत सस्ता है। उसके अलावा मतलब 15 रुपये भी, मतलब कोई बिलीव नहीं करता, अभी भी मुझे मैसेज आ रहे, कहते हैं यार ये वाकई पाकिस्तानी 15 रुपये, क्योंकि मैं डेफिनेटली पाकिस्तानी ऑडियंस को बताना था, हमारे यहाँ तकरीबन आजकल अभी थोड़ा सस्ता हुआ था, 280 रुपये लीटर है। तो कहाँ पे 15 रुपये, कहाँ पे 280 रुपये। और मैंने ये भी बताया कि यहाँ पे पानी की छोटी बोतल 25 रुपये की है। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी में पानी वाफिर मिकदार में, मैंने क्या यार ऐसा करते हैं, ट्रेड करते हैं, इनको साफ़ पानी देते हैं
दरियाए सिंध से और यहाँ से पेट्रोल लेके जाते हैं, तो बड़ा अच्छा ट्रेड है। काफ़ी सस्ता है पेट्रोल, मतलब हम तो वहाँ पे डलवाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हमें पड़ता है। यहाँ पे डेफिनेटली इनकी अपनी प्रोडक्शन भी है, लेकिन फ़ायदा उठाना चाहिए एज हमसाया मुल्क, इनसे हमें लेना चाहिए, बॉर्डर करना चाहिए पेट्रोल का। बिल्कुल, ट्रेड इस तरह की हो सकती है। और सही तरह आपने फलों के बारे में बात की, पाकिस्तान के आम, मेरे ख्याल से मुल्तान को आपने याद किया जी बिल्कुल, कि आप अपने आम यहाँ एक्सपोर्ट करें। और यहाँ पे आपने माल्टे बिल्कुल, कल बल्कि जो हम गए थे नॉर्थ वाली साइड पे, टोनिकोबान या टोनिकोबान सूबा है, सॉरी शहर, हाँ टोनिकाबून, बिल्कुल वहाँ के माल्टे, क्योंकि मैंने यहाँ लास्ट टाइम खाए थे एग्जीबिशन में, वो टोनिकाबून का गवर्नर भी आया हुआ था, उसने बल्कि मुझे दावत भी दी कि आप आएँ। तो वो माल्टे बड़े मीठे माल्टे थे। जब वहाँ पहुँचा मैंने वैसे ही सोचा कि यार माल्टे, वो देखा तो साइड में माल्टे रखे हुए थे, हमने खैर उसको टेस्ट भी किया। और आम वाकई यहाँ पे हमने देखे, कुंभ में एक जगह पे आम रखे हुए थे, तो उसकी कीमत गालबन वो पाकिस्तानी दोस्तों ने मुझे बताई कि 2000 के लगभग। तो ये भी हो सकता है बिल्कुल कि पाकिस्तान तो आम में खुद कफ़ील है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है आम की। माल्टे की भी है पाकिस्तान में, सरगोदा साइड, खानपुर साइड, बलवाल, सिंध साइड का माल्टा बड़ा मशहूर है। लेकिन यहाँ का भी अभी देखें मई का महीना है, इसमें माल्टे हैं, तो वो सारे पड़ेंगे मई के महीने में कैसे माल्टे आ गए। तो मैंने कहा ईरान में होते हैं मई के महीने में, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इधर आने का मकसद एक तो टूरिज़म को प्रमोशन और आपस में ताल्लुकात, जो एक हमारे पास जो चीज़ें हैं बेहतरीन, हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ईरान हमसे ले सकता है, पाकिस्तानी आम तो लंदन, पूरी दुनिया, अमेरिका तक जाता है, तो हमसाया मुल्क के साथ यहाँ भी आ सकता है। और काफ़ी यहाँ के फलों की क्वालिटी आपको कैसी लगी? बहुत माल्टे के अलावा दूसरे जो फल हैं, माल्टे टेस्ट किए, वो बहुत मीठे, जिस तरह रेड ब्रेड और बाकी सेब मैंने यहाँ के खाए हुए हैं, बड़े अच्छे। पाकिस्तान आते भी रहते हैं। अनार, जिस तरह अनार के यहाँ पे जूस मिलता है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी होता है अनार, तो काफ़ी फ्रूट, ईरान का फ्रूट बेहतरीन, और मतलब एक तो साफ़ सुथरा होता है और दूसरा टेस्ट के हवाले से भी बड़ा नेचुरल उसका जो टेस्ट होता है। आपने खाने पे भी बड़ा मुझे लगता है तवज्जो दी हुई है, उसमें बड़ी अच्छी तस्वीर। वो तो मेरी सेहत देख के आपको अंदाज़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपने मेंटेन रखा हुआ है अपने आप को। मुझे लगता है काफ़ी इस पे भी मेहनत करते हैं। जो तस्वीरें आपने डाली, मुझे लगता है कि वो मुर्ग, कुछ रोस्टेड मुर्ग हैं या फ्राइड मुर्ग है, कुछ इस तरह के आपने डाले हुए हैं खाने। और कौन से ट्राई किए? बेसिकली एज अ ट्रैवल और खाने पीने का भी मैं शौकीन हूँ। ताल्लुक़ मेरा पाकिस्तान में KPK से, तो हम मिर्चों वाले खाने ज़्यादा नहीं खाते। नॉर्मली जो ईरान लोग आते हैं, वो उनको एक शिकायत होती है कि पाकिस्तानी थोड़ा मसालों वाले खाने खाते हैं। KPK के लोग इतना नहीं खाते, जो पंजाब और कराची वाले साइड वाले हैं, ये मसालों वाले खाने खाते हैं। तो उनको एक शिकायत थी कि यार यहाँ पे मसाले खानों में नहीं होते, थोड़ा सा नमक और मसाले कम होते हैं। हम तेज़, हिंदुस्तान के लोग भी ज़्यादा तेज़ मसाले इस्तेमाल करते हैं जी। दोनों का एक ही कल्चर है मसालों, ख़ासतौर पर बिरयानी का। इलाकों का भी थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे बात ठीक है कि मसाले इतने ये यूज़ नहीं करते, लेकिन मुझे एज अ बीइंग, मैं खुद KPK से हूँ, हम कम ही खाते हैं, तो मुझे बड़े अच्छे लगे इनके खाने, क्योंकि एक तो पेट ख़राब नहीं होता, हल्के मसाले होते हैं, ज़ूद हज़म है, बिल्कुल हज़मा आपको इजीली हो जाता है। इसी तरह जो इनका ख़ास तौर पर कल हमने जोजे अकबर गालबन जोजे काफ़ी टेस्टी लगा, बल्कि मैंने तो काफ़ी ज़्यादा भी खाया मैंने कहा पता नहीं फिर कब आना होगा। दोस्त ने बताया कि यहाँ का सबसे मशहूर है। हाँ, बहुत बड़ा। इसी तरह जो नाम है मुझे बड़े मुश्किल ही लगते हैं, पुलाव होता है, ज़ीरिख पुलाव, कोरमा सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें मैंने मतलब कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, ट्राई सारी की हैं। काफ़ी अच्छे भी हैं, मतलब ये कि स्पाइसी इतने नहीं होते, बाकी मज़े खाने होते हैं। और यहाँ गवर्नमेंट की उस पर नज़र भी बहुत रहती है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं क्वालिटी अच्छी हो, उस पर नज़ारत बहुत रहती है, सफाई बहुत रहनी चाहिए। जो आपका किचन है उसको रेगुलरली चेक किया जाता है जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी तरफ से, कि वहाँ पर जो चीज़ें पकें और पेश की जाएं मेहमानों के लिए। ये यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, आप किसी भी जगह कुछ भी खा सकते हैं, आपको कम से कम एक चीज़ की श्योरिटी होती है कि हाइजीन इनका बहुत अच्छा है। आप वो रेडी वाले से कुछ लेंगे या 5 स्टार होटल में जाएंगे, हाइजीन के हवाले से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं भी आप कुछ भी खा सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने हाइजीन को, सफाई को बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, क्योंकि इंसानी, देखें कुछ खाते हैं आप, वो इंसानी जान और इंसानी सेहत से डायरेक्टली वो होती है, उस पर असरअंदाज होती है। तो हाइजीन यहाँ पे बहुत अच्छी है। मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा आप कहीं भी कुछ भी खाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि आपका या पेट ख़राब है, आपको कोई इस तरह की बदहज़मी हो या ऐसा कोई परेशानी हो। एक जगह आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, ख़ातून रेस्टोरेंट कोई है जिसकी मालिक ख़ातून है जो खाने तैयार कर रही थी। बिल्कुल, रामसर गए थे हम, वहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे देखा ख़वातीन जो है ना, काफ़ी ज़्यादा होटल्स हो गए,
इवन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलाती हैं, अपने बिजनेसेस चला रही होती हैं। तो वो कोई खातून थी, ग़ालिबन उनकी एज 60+ होगी, तो वो रामसर में उनका अपना होटल था, उन्होंने हमें नाश्ता बना के दिया वहाँ पे। तो एक अच्छा मतलब कि अपने माशरे में और अपनी फैमिलीज़ के लिए ख़वातीन काफ़ी बढ़ चढ़ कर एक तासुर पाया जाता है ईरान के बारे में सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेशनल मीडिया पे कि शायद ईरान में बहुत ज़्यादा सख्ती हैं, ख़वातीन को दबा के रखा हुआ है। यहाँ तो मैंने देखा, यहाँ तो ख़वातीन अपना काम कर रही हैं, ड्राइविंग कर रही हैं, होटल चला रही हैं, और हर जगह मतलब ख़वातीन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, हर इदारे में और हर जगह पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ख़वातीन का रोल बहुत यानी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और आप ये भी देखिएगा कि ख़वातीन यहाँ पर बैठ जाने का, बेकार बैठने का कल्चर है नहीं। जी बिल्कुल। यानी आदमी अगर रिटायर भी हो गया उसके बाद भी कुछ ना कुछ कोशिश करेगा कि मैं करूं, किसी भी फील्ड में एक्टिव हो जाऊं। ख़वातीन का जो आपने बिल्कुल बजा तौर पे आपने वो मार्क किया कि उनका किस तरह से वो एक्टिव हैं अलग अलग मैदानों में, हर मैदान में ऑलमोस्ट जहाँ भी मैंने देखा, होटलिंग इंडस्ट्री में देख लें, एयरलाइन में देख लें, ड्राइविंग में देख लें, शॉप्स पे देख लें। मैं बल्कि मशहद पिछली बार गया था तो काफ़ी शॉप्स ऐसी थी जिसमें ख़वातीन और उनके हस्बैंड दोनों इकट्ठे बैठ के शॉप्स को चला रहे थे। जी बिल्कुल। तो मतलब काफ़ी अच्छा साइन है कि मिलजुल के काम करते हैं, और काफ़ी मतलब कोई परेशानी और इस तरह का वो नहीं है, माहौल नहीं है, ईज़िली आप फ्री माहौल में काम कर सकते हैं। ईरान इस मामले में वाकई मुबारकबाद का हकदार है कि ख़वातीन को जो हुकूक दिए हैं, राइट्स जो दिए हैं, जी बिल्कुल, वो बहुत ज़बरदस्त इस मामले में। उसकी वजह से ख़वातीन के साथ जो बहुत से मुल्कों में परेशानियाँ हैं, उनको दबाया हुआ है, कुचला हुआ है, साइड लाइन किया हुआ है, मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया है, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ न लगा होगा कि नहीं, मेन स्ट्रीम में है, हर जगह मौजूद है। बिल्कुल है। मैं वही बता रहा हूँ कि एक तासुर था कि ईरान के बारे में कि ख़वातीन को शायद बिल्कुल घर में या बुरके में बांध के रखा हुआ है। यहाँ तो मैंने देखी है कि कुछ ख़वातीन तो मतलब कोई ना इस तरह उसकी कोई कैद व पाबंदी है कि ज़बरदस्ती किसी को डंडे के ज़ोर पे, पर्दे में भी ख़वातीन हैं, मॉडर्न ड्रेसेस में भी हैं, अपना गाड़ियाँ भी चला रही हैं, बिज़नेस भी कर रही हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि कोई यहाँ पे ऐसे ही जुल्म और ज़्यादती। अब वो आज़ादी किस किस्म की कौन चाहता है, वो तो डिफरेंट फिर डेफिनेशन बनती है, लेकिन नॉर्मल एक जो बुनियादी हकूक़ और परेशानी कोई नहीं है। काम करने में ख़वातीन बड़ी इजीली काम कर रही हैं, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को। देखिए, जो आज़ादी की बात है, आज़ादी का अब वही है कि अगर यूरोप को मद्देनज़र रखा जाए तो अरबी आज़ादी इस शक्ल में चली जाएगी कि जैसे आप बीच पे गए तो एक शरीफ आदमी बीच पे जा भी नहीं पाएगा, ऐसी सूरत हाल होगी। आप लेकिन यहाँ पर ईरान में जब आप बीच पे गए होंगे तो फैमिलीज़ को आपने देखा कि फैमिली वहाँ हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, और सारे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा, हर बंदे का अपने काम से काम है, मतलब कोई किसी को तंग नहीं करता, किसी दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करता। फैमिलीज अपना काम कर रही हैं, कोई कपल्स आए वो अपना घूम रहे हैं, कोई किसी के काम में परेशानी नहीं डालता। ये सबसे अच्छी बात है कि मुआशरा बेहतर चलता है जब आप किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। सही है, बहुत ज़बरदस्त। एक चीज़ बहुत ख़ास नज़र आई आपके पूरे सफ़र में, इसका बहुत मैं देख रहा था कि वो था आपने यहाँ के ओहदेदारान और आवाम के दरमियान मोहब्बत, उसके लिए आपने तस्वीरें लगाई हैं कि हाकिम अगर खादिम हो, कुछ इस तरह के आपने वो एक इबारत भी लिखी हुई है, तो लोग कुछ मोहब्बत का रिश्ता हो जाता है। मैंने नोट भी किया था। जी बिल्कुल, वो मैंने जिस मुल्क का हाकिम अपने आवाम का खादिम हो, खुदा लोगों के दिल उसकी मोहब्बत से सरशार कर देता है। जी बिल्कुल, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की। सबसे पहले तो ईरानी कौम के साथ मैं ताज़ियत का इजहार करता हूँ। रईसी साहब की जो जहाज़ हादसे में उनके बाकी भी उनके रफ़क़ा शहीद हुए, काफ़ी दुख और अफसोस हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जो ईरान के एक तो सदर भी थे और इसके अलावा उनकी बाकी भी काफ़ी खिदमात थी ईरान के हवाले से। बाकी बात वही थी हुक्मरानों की कि देखें, जब उनकी शहादत हुई, एक तो लोगों के दिल उसमें परसेप्शन पाई जाती थी इंटरनेशनल मीडिया में कि रईसी साहब इतने पॉपुलर नहीं हैं, क्योंकि मैं यहीं था, ख़ुद मैं एक्सपीरियंस चीज़ों को कर रहा था। तो जब उनका जनाजा कुम आया तो मैंने कहा यार शिरकत करते हैं। जब मैं कुम में निकला हूँ तो जो बीबी मासूमा का मज़ार है उससे लेके जमकरान तक काफ़ी लंबी रोड है, ग़ालिबन 8-9 किलोमीटर रोड है। उस रोड पे यकीन करें कि पैर रखने की जगह नहीं थी, फुल भरा हुआ था। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ, मतलब किस तरह बुज़ुर्ग, बूढ़े, बच्चे उनकी सिर्फ एक जो जनाजा था उनको एक नज़र देखने के लिए बेताब थे। तो वहाँ से मुझे एहसास हुआ कि यार जो लोग प्रोपेगेंडे करते हैं और ये आज लोग इसके लिए क्यों निकले हुए हैं।
कोई वजह कोई किसी के लिए निकलता है तो किसी वजह से निकलता है ना। आप सारा दिन रोड पे बच्चों के साथ 8-10 घंटे रश में ख्वार हों तो कोई रीज़न होती है, मोहब्बत होती है। इसी तरह जब मैं तेहरान आया तो उससे डबल क्राउड यहाँ पे था। ज़ाहिर बात है लोग रो रहे थे, बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग, मेरे पास तस्वीर मैंने बनाई भी लगाई भी और कुछ मौजूद भी हैं कि रोडों पे बैठे हुए थे, इंतज़ार में थे, बूढ़ी बूढ़ी ख़वातीन, बुज़ुर्ग और बच्चे, मतलब जो काम पे बाहर बल्दिया वाले थे उन्होंने भी तस्वीरें उठाई हुई थी। तो मुझे बड़ा वो फील हुआ कि यार वाकई ये आज इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं अपने लीडर से। तो जब लीडर अपने अवाम के साथ मुखलिस होते हैं और उनको एतमाद होता है और उनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो फिर अवाम भी अपने लीडर्स को उतनी मोहब्बत देती है। जिसका एक मुंह बोलता सबूत रईसी साहब का जनाजा था तेहरान और कुम में, तो मैं ख़ुद एक्सपीरियंस किया। मशहद में उससे भी ज़्यादा ग़ालिबन कोई मीडिया बता रहे थे कि 3 मिलियन तक लोगों ने उसमें शिरकत की। तो यही जो है मोहब्बत है लोगों की, जो अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे लिए, इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। उसकी एक और बड़ी अहम वजह ये भी है कि जो लीडर हैं यहाँ पर, ख़ास बात यह है कि लीडर बन जाने के बाद, यानी सदर बन जाने के बाद भी वो अपनी अवामी ज़िंदगी छोड़ते नहीं हैं, उसी से जुड़े रहते हैं। बल्कि उनकी तस्वीर में देख रहा था, किसी ने शेयर की थी, हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग शेयर कर रहे थे, उनके वालिदा के साथ घर में बैठे हुए थे। जो हमने उनका घर देखा, एक पुराना सा घर, एक कमरा, उसमें वो स्टैंड वाला पंखा लगा हुआ है। तो ये तर्ज़ ज़िंदगी हुक्मरानों का जो है ना, बंदे को इंस्पायर करता है कि यार ये हुक्मरान होने के बावजूद और इतनी पावर में होने के बावजूद ये इनका तर्ज़ इतना सादगी से, और जो जिस तरह हमारे अंबिया इमाम, उनकी ज़िंदगी थी कि हाकिम में वक्त होते थे लेकिन उनके घर में जो है ना सूखी रोटी, खुश्क रोटी तक नहीं होती थी, पानी से गुजारा करते थे। तो ये उनकी ज़िंदगी को फॉलो करना, इस तरह सादगी से ज़िंदगी गुजारना, फिर लोगों का एतमाद आप पे और बहाल होता है कि हमारे हुक्मरान हमारे साथ मुखलिस है, इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं। रईसी साहब की कई तस्वीरें इस तरह की, बहुत दफ़ा ऐसा है कि वो किसी दौरे पे गए हैं और कोई एक आम किसी घर में गए हैं और बैठ के ऐसे सुकून से बात करते थे, वो लोग को हैरत होती थी कि इतना बड़ा ओहदेदार और इतने आराम से, बिल्कुल फ्रैंकली, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मोहब्बत के साथ बात करते हैं। तो वो तासुरात बड़े अजीब व गरीब हैं लोगों के। तो कई तस्वीरें हैं जो इस तरह की वायरल हुई हैं खुद इनकी। जबकि रईसी साहब का ये है कि सदर तो ये पिछले 3 साल से थे, लेकिन ये इनकलाब के फ़ौरन बाद से ही बड़े ओहदों पे रहे। नहीं, पहले वो अदलिया से जुड़े रहे, अलग अलग ओहदों पे गए, और उसके तो ये पूरा अरसा, जिसने 40 साल से ज़्यादा का अरसा हुकूमती ओहदों पे गुजारा हो, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी अपनी वही मेंटेन रखी। बिल्कुल ऐसी बात है कि उन्होंने काफ़ी एक जो है ना इज़्ज़त पाई, और वही इज़्ज़त ये कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त का उनको, वो ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी सादगी के साथ, और उसके जनाजे में जो लोगों ने शिरकत की, तो काफ़ी एक जो है ना काबिल तारीफ़ हो कि किस तरह लोगों ने उनको रिस्पॉन्स किया उनकी शहादत के बाद। ये रहबर इनकलाब आयतुल्लाह ख़ामेनी एक बात कहते हैं कि जो दिलों का अख्तियार है वो अल्लाह के हाथ में है। जी बिल्कुल। और इज़्ज़त और ज़िल्लत ये दोनों भी अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल, तो अगर कोई ट्राई करके सोचे कि मेरी मोहब्बत लोगों के दिल में बैठ जाए, तो शायद ऐसा ना हो, बल्कि जब अल्लाह चाहता है तो बैठता है। बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से ही देने के, देखें इतने लोग आना और इतनी मोहब्बत का इजहार करना, तो अल्लाह ताला बेशक जिसे इज़्ज़त देता है, और ये वही इज़्ज़त अल्लाह ताला ने उनको जो उनके खिदमात के बरक्स दी कि आज हर ईरानी जो है ना दिल में, और पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा, मतलब आप देख लें कि हर मुल्क के लोगों ने यहाँ पे आके शिरकत की और अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया। पूरी दुनिया में भी उनकी इज़्ज़त और तकरीम थी, और ईरानी कौम ने तो ऐसे ही साबित करके दिखाया सड़कों पे निकल के कि हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। रईसी साहब की एक बहुत बड़ा काम ये था कि हमसाया ममालिक हैं उनसे ईरान को बहुत ही करीब कर दिया जाए। ईरान पाकिस्तान के सिलसिले में भी उनकी कोशिशें बहुत ज़्यादा, दीगर जो हमसाया ममालिक हैं उनके सिलसिले में उन्होंने बहुत ही ख़ास पॉलिसी बनाई थी कि जो हमसाया ममालिक जितने हैं उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे आमतौर पे नहीं तो होता है कि लोगों की नज़र यूरोप पे होती है, अमेरिका पे, भाई वहाँ से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों तो कुछ हमें फ़ायदा होगा, लेकिन इसके बरक्स इन्होंने इस पे बड़ा काम किया। ईरान पाकिस्तान मुश्तरका वो सरहदी मार्केट, इस प्रोजेक्ट पे इस पे भी काम किया। अभी बल्कि पाकिस्तान उनका दौरा हुआ था, तो काफ़ी तारीख़ी दौरा था, बल्कि पाकिस्तान में बाकायदा जिस शहर में वो गए थे उधर छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी की थी, इस्लामाबाद आए थे, लाहौर, फिर कराची गए। तो एक काफ़ी यादगार दौरा था, और काफ़ी अपने साथ बिज़नेस कम्युनिटी लेके आए हुए थे, ये कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर किए जाएँ। वैसे भी पाकिस्तान ईरान के बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने तारीख़ी ताल्लुकात हैं, लेकिन रईसी साहब ने ये किया कि उस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए।
लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली बीच में ये हादसा हो गया। तो बड़े गमज़दा हैं पाकिस्तानी कौम भी इस मामले में, लेकिन इंशाअल्लाह ये ताल्लुकात ईरान के साथ कायम रहेंगे। आगे भी रईसी साहब की जो मिशन को है और बाकी जो ईरान की गवर्नमेंट के साथ और हम, क्योंकि हम हमसाए भी हैं आपस में, तो एक दूसरे के जो हमसाए होते हैं पहला हक उनका बनता है कि बजाय हम यूरोप, ये मैं घूमने फिरने की बात करता हूँ या ट्रेड की बात करता हूँ कि चाइना से या किसी और मुल्क से हम चीज़ मंगवाएं, तो जो आपस में हम ट्रेड कर सकते हैं और जो आपस में हम सियाहत को फ़रोग़ दे सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, आपने भी देखी होंगी पाकिस्तान की तस्वीर एग्जीबिशन में मैंने लगाई थी। ईरान भी एक खूबसूरत मुल्क है, तो क्यों ना हम सियाहत को भी फ़रोग़ दें। दोनों मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है सियाहत का, और उतने उस लेवल पे हम कर नहीं रहे। ना पाकिस्तानियों को इतना ईरान के बारे में पता है सियाहत के, ज़्यादातर लोग आते हैं ज़ियारतों के लिए, उनको पता ही नहीं है कि इधर शुमाल इतना खूबसूरत है। और इसी तरह ईरान के लोगों ने जब मेरी तस्वीरें एग्जीबिशन में देखी तो पूछते कि ये पाकिस्तान है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल पाकिस्तान है। तो ये हम मतलब काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, सियाहत हो गई, ट्रेड हो गई। आपने अच्छा खासा घूमा, इस सफ़र में भी काफ़ी कुछ देखा। इससे पहले भी आप 2 महीने कब्ल आ चुके हैं और आप ईरान के दूसरे शहर भी देख चुके हैं। जी बिल्कुल। एक चीज़ है जो ईरान में भी और पाकिस्तान में भी कॉमन है, वो है फैमिली को बहुत अहमियत देना। जी बिल्कुल। ये मौजू इसलिए अहम है कि दुनिया के एक हिस्से में, मगरबी हिस्से में ख़ास तौर पर फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो बिखर रहा है, वो बिखर जा रहा है। वो सब आज़ादी के चक्कर में कि बेटे को आज़ादी इतनी है कि वो बाप को जब चाहे तो वो अपना इनकार करके उसकी नाफरमानी करके छोड़ के चला जाए, तो बिखर गया। लेकिन आपने यहाँ पर फैमिली की वैल्यूज़ को देखा होगा कि किस तरह से उसको उसका लिहाज रखते हैं, उसका एहतराम करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हम इस हवाले से खुशकिस्मत हैं। बड़े सहीर पाको हिंद हो गया, ईरान पाकिस्तान हो गया, कि फ़ैमिली वैल्यूज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में फ़ैमिली बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, एक इकट्ठे रहते हैं। अभी तक मैं अपनी फ़ैमिली की मिसाल दूँ तो हम सारे बहन भाई अबू अम्मी इकट्ठे रहते हैं, मतलब हमारा सब कुछ किचन एक ही है। यहाँ पे ईरान में मैंने जो नोटिस किया फैमिलीज़ को, क्योंकि बाहर जो मैंने विजुअलाइज़ किया जब ट्रैवलिंग पे गया, तो फैमिलीज़ ट्रैवल करती हैं। अभी इवन तेहरान में पार्कों में, या मैं लास्ट टाइम शिराज़ गया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो साइड पे पार्क में अपना दरी बिछा के उसके ऊपर फैमिलीज़ के साथ बैठे हुए, बच्चे बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, खाना बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मतलब एक फ़ैमिली वैल्यूज़ है, डेफिनेटली इकट्ठे बैठे हुए टाइम दे रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को। तो ये काफ़ी अच्छा एक वो है कि फ़ैमिली वैल्यूज़ इन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदा रखी। यूरोप की तरह नहीं है कि बाप बेटे को नहीं जानता और आपस में जो है ना अलग-अलग रह रहे हैं। इस तरह एक फ़ैमिली वैल्यू सिस्टम इनका भी एक जो मैंने विजुअलाइज़ किया है कि बैठे होते हैं एक अपना, क्योंकि किसी फैमिली के साथ तो इस तरह टाइम नहीं गुजारा, लेकिन बाहर जो वो किया तो काफ़ी बेहतर लगा। बल्कि जो मेरे ईरानी दोस्त जिनके साथ मैं ट्रैवल पे गया, तो वो वालिद साहब की गाड़ी लेके आए हुए थे, तो वालिद साहब ने कहा शाम तक पहुंचना है तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मतलब एक वो है कि बाकी अपने बच्चे अपने वालिदैन से डरते हैं और एक एहतराम करते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने शाम को हर सूरत घर पहुंचना है क्योंकि मेरे वालिद साहब की मुझे कॉल है। इट्स मीन कि वो रिगार्ड कर रहे हैं अपने वालिदैन का। यूरोप में ये चीज़ें नहीं है, वो बच्चे अपने वालिदैन के कंट्रोल में नहीं है और इसी तरह बिल्कुल डिस्टर्ब है निज़ाम। तो ये चीज़ बड़ी मुश्तरक है पाकिस्तान और यहाँ पर भी। उससे ये है कि रिश्तों का एहतराम, जैसे एक भाई का दूसरे भाई के सिलसिले में किस तरह का तासुर होता है, किस तरह के जज्बात होते हैं, बहन के सिलसिले में खाला फूफी और इस तरह के, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। जी बिल्कुल मैटर करती है और फैमिली सिस्टम होना भी चाहिए। देखें जो आप गम और खुशी में, जो हमारी जिस तरह बड़े पाकिस्तान में ये होता है कि आपका कोई मसला हो जाए तो आपके रिश्तेदार गमी हो या खुशी हो तो सारे आके आपसे मिलते हैं और आपका दुख बांटते हैं, तो आपको बड़ा एक मेंटल रिलैक्सेशन होती है। तो यहाँ भी वो निज़ाम डेफिनेटली कि एक दूसरे का रिगार्ड और एक दूसरे की इज़्ज़त और तकरीम फैमिली सिस्टम कायम है अभी तक। ये म्यूज़िक और शेर से भी आपको लगाव है, शेर और शायरी? शेर व शायरी सुनने की हद तक है, मतलब कुछ इकबाल के पुराने कुछ याद किए हुए हैं और म्यूज़िक भी नया तो इतना ख़ास पसंद नहीं है। जो पुराने हमारे हैं म्यूज़िशियन जितने भी हैं, मुझे इतने नाम नहीं याद होते, लेकिन जो दिल को अच्छा लगता है, बाज़ औक़ात वीडियोज़ बनाता हूँ सीन के हवाले से, तो जो म्यूज़िक अच्छा लगता है उसमें फिर ये कैद नहीं होती कि वो म्यूज़िक ईरानी है, पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है या अरबी है। वो मैं जो अच्छा लगता है दिल को वो मैं लगाता हूँ एज आर्टिस्ट। आपने यहाँ पे म्यूज़िक का कितना कुछ एक्सपीरियंस हुआ ईरान के सफ़र में? ईरान के सफ़र में म्यूज़िक पर्शियन मुझे समझ तो नहीं आती, लेकिन मैंने अपने कुछ वीडियोस पे जो पिछला भी सफ़र किया था काफ़ी पर्शियन मैंने वो लगाया हुआ था। यहाँ पे बहुत एक अच्छा मतलब पाकिस्तानी जिस तरह आर्ट है और म्यूज़िशन है,
ईरान के भी काफ़ी एक कल्चर से रिलेटेड, आर्ट और म्यूज़िक से रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उस पर काम किया जाता है। तो ईरानी म्यूज़िक, बल्कि दोस्तों के साथ ट्रैवल किया तो उन्होंने गाड़ी में कुछ लगाया हुआ था, बेहतरीन म्यूज़िक है और काफ़ी मतलब पोइट्री पे ज़्यादा आई थिंक सो रूमी को ज़्यादा वो करते हैं, रूमी की पोइट्री पे ज़्यादा उन्होंने वो किया है। बहुत सारे और हैं, सादी, बिल्कुल, हाफिज़, इनकी पोइट्री, फिरदौसी, बहुत एक लंबी फहरिस्त। बल्कि मैं शिराज़ गया था तो हाफिज़ और सादी के टॉम पे गया भी था मैंने। शिराज़ तो उनका शहर है, बड़ा बड़ा मरकज़ है, काफ़ी मशहूर। और वो उनका मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे इनका टॉम है, तो मैं सर्च करके वहाँ पे गया था। काफ़ी वहाँ पे मैंने लोगों को, पाकिस्तान में भी बल्कि काफ़ी जब मैंने तस्वीर लगाई तो पाकिस्तानियों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया कि हमें आपने ये मनाजिर दिखा दिए सादी के, टॉम के और इनके हाफिज़ के। चूँकि ये शख्सियतें बर्र सग़ीर में, पूरे बर्र सग़ीर में बहुत आशना हैं और लोग उनसे वाकिफ़ हैं। बहुत से उनके अशार हैं जो वहाँ लोगों के ज़माज़द हैं, कुछ हैं जो ज़रबुल मसल बन गए हैं पूरे बर्र सग़ीर में, यानी पाकिस्तान और बल्कि वसीतर इलाके में। ये भी एक अहम वादी है, अहम मैदान है। इस तरह आपने अल्लामा इक़बाल का ज़िक्र किया। अल्लामा इक़बाल के अशार की तादाद कहते हैं कि करीब 15,000 शेर अल्लामा इक़बाल ने कहे हैं, और उसमें से 9,000 करीब फ़ारसी। वो जो पर्शियन लोग हैं और जो ईरानी लोग हैं, बल्कि ईरानी सिर्फ नहीं, मैं पिछले दिनों गया हुआ था, एक ताजिकिस्तान का एक डिप्लोमेट था, उसको इकबाल के सारे शेर और पोइट्री आती पर्शियन लैंग्वेज में। और जिस तरह ईरान के लोग अल्लामा इकबाल को ताज़ीम देते हैं, रईसी साहब गए थे ख़ास तौर पर इकबाल के उस पर मज़ार पे हाज़िरी भी दी, तो इकबाल को काफ़ी पसंद करते हैं, इकबाल की शायरी को काफ़ी। और इकबाल ने भी जो है एक ईरान के पर्शियन में काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह आपने बताया कि 9,000 से ज़्यादा अशार, तो नो डाउट के इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। पाकिस्तान से ज़्यादा तो ईरान में फॉलोअर हैं इकबाल के, जो जितना उनको इज़्ज़त और तकरीम देते हैं ईरानी। उनका तो बड़ा मशहूर शेर है कि तेहरान होकर, अलबत्ता उसके बड़ा गहरा शेर भी है। जी बिल्कुल। तेहरान होकर आलम मशरिक़ का जनेवा, शायद कुरे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। बिल्कुल, काफ़ी बेहतरीन पोइट्री, और इसमें हकीकत भी है। ये अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए, इसको समझा जाए, तो ये बिल्कुल हकीकत है। ये इसमें ईरान में एक चीज़ आपने ये भी महसूस की, जिसका आपने भी हवाला दिया कि ईरान ने, और अपनी टाइमलाइन पे भी आपने लिखा है कि ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं इतने अरसे से, उसके बावजूद ईरान अपना आगे बढ़ता जा रहा है, अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहा है। ये बेशक नमूना भी हो सकता है दूसरे बरादर इस्लामी ममालिक के लिए कि वो भी इस तरह से आगे जा सकते हैं और जो डिपेंडेंस है उसे ख़त्म कर सकते हैं। डेफिनेटली देखिए, इतनी सख्ती और मुश्किलात, पाबंदियों के बावजूद, बल्कि जब इनक़िलाब इस्लामी आया उसके बाद आलमोस्ट 8 के 9 साल ये जंग में रहे हैं, और पूरा यूरोप के साथ एक साइड पे था, ईरान अकेला था, इसके पास कुछ भी नहीं था वसाइल। क्योंकि हमने यहाँ पे जब डिफेंस म्यूज़ियम का विज़िट किया, वहाँ पे हमें थोड़ा सा चीज़ें विजुअलाइज़ भी की। तो अच्छा, ये तेहरान में आपने तेहरान में विज़िट किया था। तो उसके बावजूद अभी देख लें कि उस जंग के बाद कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 30 साल हो गए होंगे, कि कितना डेवलप किया इन्होंने और चीज़ें बनाई। अभी टेक्नोलॉजी 89 में ख़त्म हुई है, 89 में ख़त्म हुई थी। 88 तो इतना डेवलप हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें, तो वाकई यही है कि अपने आप मुल्क के साथ मुखलिस हों, आपको अल्लाह पे भरोसा हो, तो बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं उनको भी इन्हीं से लर्न करना चाहिए कि हमें अल्लाह, देखें, बहैसियत मुस्लिम आपको ट्रस्ट अल्लाह पे होना चाहिए। जब अब अल्लाह पे आपका यकीन हो तो अल्लाह भी आपके साथ मददगार होता है। आज ये देख लें कि ये कौम इतनी पाबंदियों के बावजूद सर्वाइव कर चुकी है और एक बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी गुजार रही है। तो हमें बिल्कुल जो अच्छी चीज़ हो उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। और जितने हम इस्लामी ममालिक हैं उनको चाहिए कि आपस में एक इत्तेहाद करें, और जो हमसाये भी हैं उनके साथ भी एक इत्तेहाद करें, ताकि हम तरक्की की जानिब जाएं, अपने लोगों को, ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। अच्छा, मैंने ये इसलिए भी पूछा कि हमारी बात अल्लामा इक़बाल के बारे में, अल्लामा इक़बाल का ज़ोर सारा इसी पे था। वो जो एक लफ्ज़ उनका आता है, वो जो उनका फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा खुदी। खुदी असल में यही है कि खुद एतमादी, खुद बावरी। आप अपनी सलाहियतों पे, अपनी तवानाइयों पे भरोसा करें और दूसरों को ना देखें, अपनी ताकत है उसे इस्तेमाल करें, अपने ज़ोर बाजू से आगे बढ़ें। तो ये बड़ा अहम, अल्लामा इक़बाल इस तरह से शुअरा कई एक हैं, जैसे सादी की बात करें या हाफिज़ की बात करें, ये इश्तराकात हैं यहाँ पर,
और बर सग़ीर हल्का पूरे बर सग़ीर पाकिस्तान और पूरे बर सग़ीर में कि ये शख्सियतें इनकी अपनी ख़ास जगह है और इनके काफ़ी चाहने वाले हैं। आज भी पाकिस्तान में मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ारसी शायरी समझने वाले काफ़ी अच्छे खासे लोग। पाकिस्तान में भी काफ़ी इस तरह के महफ़िल और मुशायरे होते रहते हैं और पाकिस्तान में काफ़ी बड़े अदीब शुरा अभी भी इस तरह की महफ़िलों में मुनक्किद होती रहती हैं। बल्कि ईरान के साथ भी काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें शेर व शायरी और इस तरह के आर्ट कौंसिल में प्रोग्राम होते हैं जो खाने फ़रहंग ईरान है वो भी अरेंज करता है, पाकिस्तान की जो आर्ट कौंसिल हैं वो भी अरेंज करते हैं। तो आर्ट का बड़ा गहरा एक ताल्लुक़ है पाकिस्तान और ईरान का, आपस में कल्चरल एक्सचेंज होता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लिटरेसी के हिसाब से अगर आप देखें वो भी एक चीज़ काबिले तक़लीद है ईरान में। एक तो ये कि ख़वातीन के अंदर आला तालीम का जो उसकी जो शरह है काफ़ी ज़्यादा है और ओवरऑल पूरे समाज में जो लिटरेसी रेट है बहुत हाई है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो आप हाइजीन की तरफ भी इशारा कर रहे थे ना कहीं एक पहलू शायद उसका ये भी हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लिटरेसी के हवाले से बल्कि जो ईरान के डिप्लोमेट्स देखते हैं या जिस तरह शहीद रईसी साहब थे, खुद एक PhD स्कॉलर थे, आयतुल्लाह थे, और बाकी जो डिप्लोमेट्स होते हैं या बाकी जो ईरान के जितने भी लोग हैं माशाल्लाह से PhD, हर बंदा ही PhD होता है। उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ईरान में जो है ना, इवन पाकिस्तान से भी यहाँ पे लोग काफ़ी मेडिकल के शोबे में और बाकी शोबों में दीन की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। जो मेरे दोस्त हम ट्रैवल कर रहे थे ईरानी, उन्होंने दीन की तालीम के साथ साथ मेडिकल के कोर्सेज़ भी कर रखे थे और बाकी AI के ऊपर भी काम कर रहे थे। तो इस हवाले से काफ़ी जो है ना ईरानी कौम हर लिहाज से टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया हुआ है और तालीम के हवाले से भी काफ़ी आगे और काफ़ी काबिल तारीफ़ है ये चीज़। अच्छा, आपने मेडिकल की बात की, मेडिकल में काफ़ी बच्चे हैं पाकिस्तान से भी और दीगर ममालिक से जो यहाँ ज़ेर तालीम है कई वजहों से। एक तो ये कि मेडिकल की तालीम निस्बतन सस्ती है। जी बिल्कुल। दूसरे एक चीज़ और बड़ी ख़ास आपने नहीं मालूम नोटिस किया नहीं, यहाँ जब मेडिकल पढ़ाते हैं थोड़ा सा हिस्सा उसमें तिब्बे सुन्नती पढ़ाते हैं, जो इनका ट्रेडिशनल जो इलाज मुआलजे का उसकी जो रविश है तो उसको भी कायम रखा हुआ है। ज़बरदस्त, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मेडिकल के हवाले से ईरान काफ़ी आगे है, बल्कि जो पाकिस्तानी तलबा हैं वो भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे, और इनकी जो मेडिसन हैं वो भी बाज़ औक़ात आती रहती हैं पाकिस्तान, क्योंकि हमारा इलाका बॉर्डर के करीब है। तो अच्छा, ये हाँ, इसके बारे में मुझे मालूम करना था कि ईरान में चूँकि दवा साजी में ईरान काफ़ी आगे है, तो दवाएं वहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ पे जब हम छोटे थे तो काफ़ी मतलब ईरानी टाइप मेडिसन ये यूज़ होती थी और अच्छी तस्वर की जाती थी। तो बड़े शहरों की तरफ तो इतनी नहीं, लेकिन जो बॉर्डर एरिया है हमारा उस साइड पे या जो पाकिस्तान के, वहाँ पे ईरानी प्रोडक्ट्स और मेडिसन और इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं और काफ़ी बेहतर शुमार की जाती हैं। इसमें काफ़ी ईरान ने इस लिहाज से काबिल तारीफ़ है कि ईरान पूरी तरह डिपेंडेंट था मेडिकल के शोबे में। डॉक्टर हमेशा यानी इनकलाब से पहले डॉक्टर दूसरे मुल्कों से रहते थे, लेकिन ये है कि अब इस वक्त ये पूरी तरह से ख़ुद कफ़ील हैं। बिल्कुल। और इलाज के लिए भी दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं। मैंने सुना है कि सर्जरीज़ के लिए लोग हेयर ट्रांसप्लांट और इस तरह की जो चीज़ें वहाँ यहाँ पे ईरान में बहुत ज़्यादा बेहतर और सस्ती भी हैं। और आप शिराज़ गए? शिराज़ भी इस मामले में बहुत आगे है। अच्छा, इस शोबे में बहुत, मेडिकल के शोबे में काफ़ी ज़्यादा आगे है। शिराज़ का आपका कैसा तासुर रहा? शिराज़ का असल में मैंने जब से फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की तो मैंने एक मस्जिद नासिरुल मुल्क शिराज़ में जो है उसको ज़हन में कि इस मस्जिद की मैंने ज़रूर तस्वीर बनानी है, बल्कि मैंने एग्ज़िबिशन में भी लगाई थी। मेरे एक शुरू से शौक़ था कि जब भी ज़िंदगी में अल्लाह ने मौका दिया मैंने इस मस्जिद को कैप्चर करना है, क्योंकि वो जो मॉर्निंग के टाइम में जो लाइट अंदर आती है, कलरफुल लाइट नीचे स्प्रेड हो जाती है कालीन पे, तो एक तो उस मस्जिद को कैप्चर करने का शौक़ था जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार पूरा हुआ। इस बार फिर जाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सका। बाकी भी जो शिराज़ में आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वकील मॉस्क और बाकी जो तारीख़ी मकामात, मज़े का शहर लगा मुझे बहुत ज़्यादा। और ईरान का हर शहर ही मज़े का, हर जगह का आर्किटेक्चर, जो कल्चर और डिफरेंट चीज़ें, काफ़ी बड़ा मुल्क है ईरान। ग़ालिबन 20 से ज़्यादा 300 यहाँ पे ज़ुबानें और इस तरह की चीज़ें हैं। तो शिराज़ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ख़ासतौर पर जो तारीख़ी मकामात वहाँ पे मैंने देखे, आर्किटेक्चर देखा, वहाँ का कल्चर देखा। अच्छा, ये आर्किटेक्चर देख के आपको क्या लाहौर की भी कहीं याद आई? काफ़ी हद तक पाकिस्तान का जो जिस तरह आप चले जाएं सिंध की साइड पे शाहजहाँ मॉस्क है ठट्ठा में,
उसका, और पाकिस्तान के बाकी जो लाहौर हो गया, बाकी जो तारीख़ी मकामात है, मुल्तान हो गया ख़ास तौर पर, इसमें काफ़ी जो आर्किटेक्चर हमारा बना हुआ है वो पर्शियन आर्किटेक्चर एक साथ एक मिलता जुलता है। आर्ट वर्क ये सारा जो है ना ईरान और पाकिस्तान का, काफ़ी चीज़ें इसमें जो है ना मुशाबहत रखती हैं। इसमें एक चीज़ और है जो ईरान में देखने में आ रही है, वो ये कि अभी जो नई इमारतें, बिल्कुल ही नई इमारतें भी जो डेवलप कर रहे हैं, तो वो पुरानी झलक उन्होंने उसमें कायम रखी है, पुराने बिल्कुल। इस तरह पाकिस्तान में भी जो ज़्यादातर मसाजिद या कोई इस तरह की कल्चरल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें ईरानी टाइल वर्क बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा यूज़ मसाजिद में ख़ास तौर पर, और इमाम बारगाहों में पाकिस्तान में जो ईरानी जो मिरर वर्क है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ईरानी जो हैं अपने कल्चर के ऊपर और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये मैंने फ़ील किया है। हर जगह इन्होंने कल्चरल टच ज़रूर दिया होता है, चाहे होटल हो, चाहे कोई नई बिल्डिंग हो, या चाहे कोई हैंडीक्राफ्ट हो, पर्स हो, उन्होंने अपना कल्चरल टच उसमें ज़रूर दिया होता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और इस तरह होना चाहिए। ये पाकिस्तान में के लिए भी अहम है कि वहाँ भी प्रिजर्व किया जाए, वहाँ का भी जो कल्चर है बड़ा जी कीमती। बिल्कुल, पाकिस्तान भी इस हवाले से माशाल्लाह से काफ़ी आगे अपने कल्चरल और इन चीज़ों को, जिस तरह हमारे वहाँ एग्जीबिशंस और इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोक विरसा होता है इस्लामाबाद में, उसमें सारे सूबों के लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, इन चीज़ों को वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। तो पाकिस्तान में भी काम हो रहा है और काफ़ी हद तक पाकिस्तान और ईरानी जो कल्चर और चीज़ें हैं वो मसलत भी रखती हैं। तो अपने कल्चर को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, यही हमारी पहचान है। और पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान की हैंडीक्राफ्ट चीज़ें मशहूर हैं, डेफिनेटली ईरान तो इसमें जो है काफ़ी आगे। तो उस पर भी आपस में हम कल्चरल एक्सचेंज पाकिस्तान में होता रहता है और इस तरह के इवेंट्स भी होते रहते हैं। आपने सफ़र में एक बहुत सारे शहर देखे, बहुत सारे मनाजिर देखे। अगर अलबत्ता शायद सख्त होगा इसके इंतखाब करना आपके लिए कि कुछ ऐसे मनाजिर जो आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए यादगार रह जाएं। असल में देखें, कोई भी जगह आप विज़िट करें ना, अगर कुदरती हवाले से बात की जाए, अल्लाह ताला ने हर जगह को एक अपना हुस्न दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जगह खूबसूरत थी या ये कमतर खूबसूरत थी, हर जगह की एक अपनी खूबसूरती है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है ना, हर इंसान में कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई खूबसूरती, हम किसी को ये नहीं कह सकते। जगह भी इसी तरह ही हैं। अगर मैं शुमाल की बात करूँ ईरान की, तो उसकी एक अपनी डाइवर्स में, जिस तरह आपको पहले बताया कि समंदर, सरसब्ज़ पहाड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की नेचर ब्यूटी, आप पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इंतहाई खूबसूरत। हर जगह की एक अपनी, इस तरह शहरों में आ जाएं तो शहरों में आर्किटेक्चर जो पुराने तर्ज का, जो 600 साल पुराना काजार दौर का, उस ज़माने के जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, बंदा देख के हैरान रह जाता है कि यार उस दौर में इन्होंने कैसे बना पाया। इसी तरह अगर मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात की जाए तो तेहरान डेफिनेटली एक मॉडर्न आर्किटेक्चर है, ज़्यादा पुरानी तारीख़ी मकामात भी हैं, उसका एक अपना देखने का मज़ा है। सबसे ज़्यादा अगर ईरान में मुझे कहते हैं तो नेचर के हवाले से कहते हैं तो नॉर्थ पसंद आया, और मेरे पास टाइम कम था। उम्मीद है अगली बार एक डेढ़ हफ़्ता या इससे ज़्यादा वक्त नॉर्थ में लगाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कुछ आपने वहाँ देखने को काफ़ी है। एंजॉय किया, मैंने देखा वो आपने कुछ राइडिंग भी की है जी कुछ। जी बिल्कुल, बस वो वक्त बहुत कम था, मतलब हमने भाग दौड़ में ही सिर्फ समझ लें कि हाज़िरी लगा के आए। अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए कम से कम आपको 10 दिन चाहिए सिर्फ नॉर्थ के लिए, वो भी शायद मैं कम बता रहा हूँ। अगर पूरे ईरान को आपने एक्सप्लोर करना है तो मेरे ख़्याल में तो 6 महीने से कम टाइम नहीं, इससे ज़्यादा टाइम ही दरकार होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं देखने को हर शहर में। और ईरान काफ़ी बड़ा मुल्क है और हर सूबे का, हर शहर का, हर जगह की एक अपनी वैल्यू है। उसमें पुराने तारीख़ी मकामात हो गए, पुराने घर हो गए, नया आर्किटेक्चर हो गया, लैंडस्केप्स हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ देखने को। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं दो तरह का मैसेज चाहता हूँ क्या, बल्कि ये यहाँ से यानी ईरान से खड़े होके, ईरान की सरज़मीन से उन लोगों के लिए जो आपकी ज़बान समझते हैं, नहीं आपकी जो ज़बान, आप तो उर्दू बोल रहे हैं लेकिन वो उर्दू सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बहुत बड़े वसी इलाके में समझी जाती है। जी बिल्कुल। काफ़ी उसको सुनने वाले समझने, और जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया है अपने पूरे सफ़र को, जिस तरह से आपने ले आके रख दिया अपनी टाइम लाइन पे, तो इसके अलावा भी कोई अच्छा खासा मैसेज उसमें आपने कन्वे कर दिया है। इसके अलावा कुछ कहना चाहें? देखें, ईरान के हवाले से तो यहाँ पे मैं मौजूद दूसरी बार आया हूँ। एक तो जो नेगेटिव परसेप्शन था ईरान के बारे में हवाले से, ज़ाहिर बात है हम भी मीडिया ही देखते थे कि ईरान में कुछ भी नहीं होगा, तबाहाल मुल्क होगा और पाबंदियों की सद में, वो बिल्कुल उलट था, मतलब वो 100% उलट था। ये परसेप्शन बिल्कुल गलत साबित हुआ। एक डेवलप मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, पुरअमन मुल्क है।
तो मैं सारी जो भी उर्दू समझते हैं बोलते हैं अपने पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ, इसको देखें, एक्सप्लोर करें। अपना इस्लामी मुल्क है, आपको बहुत चीज़ें इंशाल्लाह पसंद आएंगी। और सियाहत के हवाले से भी मज़हबी टूरिज़म जो है वो तो वैसी है, यहाँ पे मुक़द्दस मकामात हैं, तिजारत के हवाले से भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसी तरह ईरानियों को डेफिनेटली अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इसको पर्शियन में, तो पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान के बारे में भी बड़ी नेगेटिव परसेप्शन मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, गो के मुश्किल हालात हैं, सियासी मामलात हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं। आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको मोस्ट वेलकम करेंगे। और ख़ूबसूरत मकामात के, जिस तरह आपका यहाँ पे नॉर्थ है, हमारे पास भी बहुत डाइवर्स लैंडस्केप है। नॉर्थ की साइड पे अगर तारीख़ी मकामात देखना चाहें, सिंध, पंजाब, KPK की साइड पे, कश्मीर की साइड पे, गिलगित बल्तिस्तान सारा, और जिस तरह इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो हैं, एक तो मैं कहता हूँ कि सियाहत को फ़रोग़ मिले, सियाहत की वजह से आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है, और इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज हो, आपस में ताल्लुकात बढ़ें, एक दूसरे के साथ बिज़नेस करें, एक दूसरे के मसाइल, डेफिनेटली हर मुल्क के अपने मसाइल होते हैं, इकॉनमी के भी इश्यूज़ हैं, जो हमारे पास एक दूसरे के पास चीज़ों की एक्सेस है जिसमें हम खुद कफ़ील हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें। तो मेरा यही मैसेज पीस, मोहब्बत, अमन का है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक हम हमसाए हैं, इस्लामी बरादर मुल्क हैं, तो आपस में प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ दें, टूरिज़म को प्रमोट करें। एज़ अ टूरिस्ट, एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र, मेरी जो पार्टिसिपेशन थी, मैंने यहाँ पे जो एग्जीबिशन की ब्रिजिंग कल्चर के नाम से पाकिस्तान और ईरान दोनों की खूबसूरती दिखाई। तो यही मैसेज है कि वो एग्जीबिशन भी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी दिलचस्प, उसके बारे में मज़ीद कुछ बताएं, क्योंकि आपने उन्वान भी बड़ा अच्छा उसका रखा। जी बिल्कुल, एग्जीबिशन का मकसद यही था। मैं जो लास्ट टाइम मैंने विज़िट किया था, एक तो मुझे खाना फरहंग पेशावर की जानिब से इन्विटेशन थी कि आप ईरान को प्रमोट करें और यहाँ को एक्सपीरियंस करें जिस तरह पाकिस्तान को दिखाते हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कैप्चर की। फिर पाकिस्तान गया तो एको यहाँ पे है, ECI इंस्टीट्यूट, जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर साद साहब। तो उनसे मैंने डिस्कस किया, और पाकिस्तान टूरिज़म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनसे मैंने डिस्कस किया कि एक एग्जीबिशन होनी चाहिए जिसमें ईरान और पाकिस्तान की जॉइंट एग्जीबिशन होनी चाहिए। उसका नाम हमने रखा ब्रिजिंग कल्चर, कि वहाँ पे पाकिस्तान और ईरान के कल्चर और ख़ूबसूरती को दिखाया जाए, जिसका मकसद ये है कि दोनों मुल्कों की सियाहत भी फ़रोग़ और दोनों मुल्क एक दूसरे के बारे में जानें। तो वो एग्जीबिशन एको में थी, 13 को उसका इफ्तिताह था, जिसमें पाकिस्तान के एम्बेसडर और आदिल हद्दाद साहब और ईरान के बाकी काफ़ी लोगों ने शिरकत की। इसमें हद्दाद आदिल साहब ने, बिल्कुल, उन्होंने भी शिरकत की। उन्होंने इज़्ज़त बख्शी कि वो आए, अपना कीमती वक्त निकाला, और काफ़ी जो भी विजिटर्स आए थे ईरान के और बाकी मुल्कों के, जो एको का जो 10 मेंबर ममालिक हैं, वो उनके पास लोग भी आए हुए थे। तो काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और काफ़ी पसंद भी की तस्वीर। और एक जो तस्वीर वहाँ पे प्रेजेंट की मैंने, जिसमें ईरान और पाकिस्तान दोनों की थी, तो उसमें पाकिस्तान का और ईरान की खूबसूरती दिखाई, कल्चर दिखाया, और लोगों को यही मैसेज दिया कि आपस में सियाहत को फ़रोग़ दें और एक दूसरे के मुल्क में विज़िट करें। जो गलतफ़हमी है उसको दूर करके हम आपस में एक अच्छा ताल्लुक़ और एक अच्छा सियाती सरगर्मी को फ़रोग़ दे सकते हैं।